मेरा मकसद नहीं कि बस लोग जाने मुझे, मेरी चाहत है कि मैं लोगों के दिल में बस जाऊं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज बात करेंगे हम हरिशंकर परसाई साहब की। देखिए साथियों, इनके परिचय को आपको मैं विस्तार से बता देता हूं। और हरिशंकर परसाई जो है, हिंदी के अंदर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, जिनकी रचनाओं का संग्रह, उनकी कौन से उपन्यास है, उनकी जो रचना है, उनका रचनाकाल कई बार पूछा जाता रहा है। तो इनके परिचय को मैं विस्तार से बता देता हूँ। आप एक एक चीज़ है जो नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, और किताब से ही, किताब भी साथ में आप पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं तो किताब के अंदर लिख लीजिएगा, या फिर नोटबुक में नोट करें तो वैसे देख लीजिएगा। परिचय की बात करूँ इनकी मैं, परसाई साहब की, उसके बाद में हम अध्याय पर आएंगे। जन्म हुआ था 1922 में। जन्म कब होता है साहब इनका? 1922 में होता है। और मृत्यु होती है इनकी 1995 में जबलपुर में। ठीक है। और जो जन्म होता है वो होता है मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद ज़िला है, जमानी गांव, वहाँ पर। पिता की बात करें तो पिता का नाम झुमकलाल था और माता का नाम चंपाबाई था। इनका यहाँ से सवाल नहीं आता है, केवल जन्म ध्यान में रखना। विशेष बात नोट करते चलें, इनके जीवन की विशेष बात यह है, ये जो है परसाई साहब नर्मदा पुत्र नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाए निम्न में से नर्मदा पुत्र किसे कहा गया है, तो कौन है? परसाई साहब। ये साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण साथियों। ठीक है। पाठ से अगर सवाल आएगा तो इतना ही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रचनाकार, इसलिए आपका, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक चीज़ विस्तार से बताऊंगा ताकि आपका 9 से 12 की किताबें पढ़ते पढ़ते आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भी है जो मजबूत हो जाएगा। तो नर्मदा पुत्र कहा जाता है हरिशंकर परसाई को, इस नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके कहानी संग्रह की बात करते हैं। लिख लीजिए आप, कहानी संग्रह, केवल कहानी संग्रह। उपन्यास वगैरह वो सब बाद में आएंगे। कहानी संग्रह में देखते हैं इनका हंसते हैं रोते हैं। कहानी संग्रह क्या नाम है? हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे, ये दूसरा हो गया। पहला हंसते हैं रोते माफ़ कीजिएगा, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। तीसरा है भोलाराम का जीव, जो आपने पढ़ा भी होगा, जो फाइल में बंद हो, भोलाराम का जीव। अगला कहानी संग्रह इनका दो नाक वाले लोग। क्या है? दो नाक वाले लोग। ये तो हो गए इनकी कहानी संग्रह। उपन्यास भी कई बार पूछे जा सकते हैं इनके। उपन्यास देख लीजिए, नोट कर लीजिए उपन्यास, और उपन्यास के आगे जो मैं उपन्यास लिखवाऊँ, ये ऊपर कहानी संग्रह, ये उपन्यास। उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी, ये कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी क्या है? देखिए, आप कहानी देखकर भ्रमित मत हो जाना। रानी नागफनी की कहानी है तो कहानी होगा, नहीं, यह है इनका उपन्यास। अगला जो इनका उपन्यास है वो है तट की खोज। ठीक है। अगला एक और महत्वपूर्ण उपन्यास आता है ज्वाला और जल। क्या नाम है? ज्वाला और जल। मेरा प्रयास है आपको बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ बताऊं ताकि कुछ भी आपके छूटे नहीं। ये हो गए उपन्यास। बात करें संपादन कार्य का, पत्रिकाओं का, तो वसुधा का इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था माफ़ कीजिए, वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। पत्रिकाओं में बात करें संपादन में, तो जो वसुधा पत्रिका है, वसुधा का किया था। और आप इस अध्याय में भी आएगी आगे, वो भी हम फटाफट रिवीजन में देख लेंगे। वसुधा पत्रिका
पहली बात नोट करनी है आपको, पूछ लिया जाए मासिक है साप्ताहिक है, जो कि तो ये मासिक है। और कहाँ से प्रकाशित होती थी ये? जबलपुर से। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, वसुधा जबलपुर से। और इसके साथ ही प्रहरी के भी ये स्तंभ लेखक रहे हैं और इसमें उदार उपनाम से लेखन कार्य किया था। प्रहरी ये जो पत्रिका है इसके क्या स्तंभ लेखक थे, ये स्तंभ लिखते थे। और इसमें किस नाम से? उदार उपनाम से लिखते थे प्रहरी में। नोट कर लीजिए ये चीज़ भी। तीसरी जो है इनकी पत्रिका इसी में जनयुग। तीसरी कौन सी है? जनयुग पत्रिकाओं में जनयुग पत्रिका के माजरा क्या है? इस कॉलम में आदम उपनाम से लिखते थे। तो उपनाम से ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये साहित्य इतिहास में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रहरी में तो उदार उपनाम से लिखते थे और जनयुग में आदम उपनाम से लिखते थे। वसुधा मासिक और जबलपुर से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका और परिचय में। आगे और देखें इनकी रचनाओं में तो लघु कथाएं, नोट करते जाएं। इनकी जो लघु कथाएं हैं, कथाओं में भी कौन सी? लघु कथाएं, जिनमें प्रमुख आती है जो प्रसिद्ध है अपना पराया। क्या है? अपना पराया। नोट कर लीजिए। इसके साथ में दानी, इसी के साथ में इनकी आती है रसोई घर और पाखाना। इसका जरूर ध्यान में रखना आप, रसोई घर और पाखाना। और यस सर भी इनकी एक लघु कथा है। इसके साथ ही अश्लील भी है, समझौता भी है, सुधार भी है। ये इनकी लघु कथाएं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। ठीक है, और यस सर। बाल कहानी चूहा और मैं। बाल कहानी पूछ ले साहित्य इतिहास के अंदर कि चूहा और मैं किसकी बाल कहानी, किसके द्वारा कृत है ये? तो ये है परसाई के द्वारा कृत, चूहा और मैं। ये एक बाल कहानी है। व्यंग्य संग्रहों की बात करें, इनको हरिशंकर परसाई को जो प्रमुख प्रसिद्धि मिली है वो व्यंग्य संग्रहों की वजह से या व्यंग्यात्मक शैली की वजह से इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। तो इनके जो व्यंग्य संग्रह हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा कि आप ज़रूर नोट करें इस चीज़ को, इनको ज़रूर याद करें। साथ में रचना काल भी लिख दूंगा इनका, क्योंकि ये पूछा जाता है। व्यंग्य संग्रह इनके प्रसिद्ध रहे और उसी वजह से ये प्रसिद्ध हुए हैं। व्यंग्य संग्रहों में बात करें तो देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र बहुत महत्वपूर्ण और कई बार पूछा गया है। इसका जो समय है वह है 1970 ईस्वी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970। वहीं दूसरा है इनका एक वैष्णव की फिसलन, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार पूछा गया है, वैष्णव की फिसलन। और इसका समय क्या है? इसका समय है आपके 1976 ईस्वी। ठीक है, एक आता है इनका और महत्वपूर्ण, 3 नंबर पे हम देखें तो विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या आता है? विकलांग श्रद्धा का दौर। इसका हम समय देखें तो इसका समय है 1980। ये क्या है? ये सभी के सभी क्या है? व्यंग्य संग्रह है। ध्यान में रखना क्या है? व्यंग्य संग्रह है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इनको। इस पर 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जा सकता है कई बार। किसी न किसी लेखक का कब उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो सब हम डिटेल से बिल्कुल क्रमवार देखेंगे किसको किसको मिला था। लेकिन साथ साथ में आप लिखते जाएं पाठ में भी, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1982 में। तो ये थे इनके प्रमुख व्यंग्य संग्रह। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में, वैष्णव की फिसलन 1976 और विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में देखते हैं इनके व्यंग्य निबंध। ये तो था व्यंग्य संग्रह। अब देखते हैं व्यंग्य, जो व्यंग्यात्मक रूप से निबंध लिखे इन्होंने, उनको देखते हैं व्यंग्य निबंधों को।
तो पगडंडियों का जमाना, पहला क्या है? पगडंडियों का क्या? जमाना। पगडंडियाँ आप जानते ही हो, समय की बात करें तो 1966 ईस्वी। पगडंडियाँ आप खेतों में रहने वाले हो ज़्यादातर, जो खेत की मेड़ होती है, यूँ कहीं खाई होती है, तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए बीच नीचे जो खड्डा रहता है, ऊपर कोई लकड़ी का सा कुछ ठूंठ कह सकते हैं, कोई फंटी कह सकते फंटी कह सकते हैं चौड़ी, वो रख दी जाती है, तो वो कहलाती है पगडंडी। ठीक है। अगला जो निबंध है इनका, सदाचार का ताबीज, बहुत ही महत्वपूर्ण। सदाचार का क्या होगा? ताबीज। पहला क्या है? पगडंडियों का ज़माना, निबंध व्यंग्य है ये। और 1966 सदाचार का जो ताबीज है, इसके समय की बात करें तो 1967, कालक्रमानुसार पूछा जा सकता है। और 1970 में आता है इनका ये शिकायत मुझे भी है, ये भी निबंध है, व्यंग्य निबंध। शिकायत मुझे भी है, अब तुझे है तो क्या करें भाई, शिकायत मुझे भी, सबको शिकायतें हैं किसी न किसी से कुछ ना कुछ। 1970 शिकायत मुझे भी है। 1970 अपनी अपनी बीमारी, अगला निबंध है इनका, अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अपनी अपनी बीमारी है 1972। बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, और एक एक इतने सलीके से मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और चीज़ मिलेगी। अपनी अपनी बीमारी 1972 में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंध है इनका, भूत के पांव पीछे। जरूर याद रखिएगा, किसका? परसाई साहब का, भूत के पांव पीछे। आपने देखा है क्या भूत पीछे होते हैं क्या? बताना अगर किसी ने देखा है तो। भूत के पांव पीछे 1983, इसका समय क्या है? 1983। बेईमानी की परत, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी, बेईमानी की परत। इसका समय है अपने, इसका हो जाएगा इसी का 1983। देखिए, एक तरफ ये निबंध दे दिए और दूसरी तरफ इनका जो समय है वो दे दिया, तो आपको मिलान करने वालों में पूछा जा सकता है किसका कौन सा है। ठीक है। बेईमानी की परत के बाद में सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, आप लिखते जाओ, सुनो भाई साधो। चलो मैं बता देता हूँ आपको, लिख ही देता हूँ, सुनो भाई साधो, यहाँ लिख देता हूँ, आगे निबंध ही है यहाँ पर, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। इसका समय है, सुनो भाई साधो का 1983। इसका भी तुलसीदास चंदन घिसे, इंपॉर्टेंट है, एक लिख लीजिएगा, तुलसीदास चंदन घिसे। समय बोल रहा हूँ, लिख लीजिए आप। इसका है 1986। और एक है इनका इम्पोर्टेंट, पाखंड का अध्याय 1998, पाखंड का अध्याय लिख लीजिए 1998। और 2003 में ये महत्वपूर्ण, जिसकी आज इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे, प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। इसका समय है 2003। अब आपके एक बात समझ में आ गई होगी, प्रेमचंद के फटे जूते, यानी कि पूछा जाए प्रेमचंद के फटे जूते जो अध्याय है किस विधा में लिखा गया है, तो ये क्या है? निबंध है। और निबंधों में क्या है? व्यंग्य निबंध है। ठीक है, व्यंग्यात्मक निबंध है, ये इसकी विधा है। तो विधा पूछी जाएगी तो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में काक भगोड़ा, माटी कहे कुमार से, और अंत में निठल्ले की डायरी, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं। ये तो सारी के सारे हो गए इनके व्यंग्य निबंध। आगे देखते हैं इनमें संस्मरण, देखते हैं इनके कुछ। परसाई साहब के संस्मरणों में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर 3 संस्मरण जरूर याद रखिएगा। पहला है इसमें तिरछी रेखाएं, संस्मरण है ये, तिरछी रेखाएं। दूसरा है इसमें मरना कोई हार नहीं होती, कि मरना कोई हार नहीं होती, ये भी संस्मरण है। और तीसरा और महत्वपूर्ण संस्मरण है सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध,
सीधे सादे जटिल कौन? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध, ये इनके 3 संस्मरण है। अन्य रचनाओं में बात करें तो पहला सफ़ेद बाल, देश के इस दौर में, कबीर की बकरी, दंड, वह क्या था, भूख के स्वर, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और नोट कर लीजिए, जो परसाई रचनावली है इनकी 6 खंडों में प्रकाशित है। पूछ लिया जाए परसाई जो रचनावली है, कंप्लीट रचनावली, खंड पूछ ले कितने खंडों में, तो ध्यान में रखना 6 खंडों में क्या है, 6 खंडों में प्रकाशित है। तो ये चीज़ें थी। अन्य भोलाराम का जीव भी है, रामदास भी है। तो ये इनकी प्रमुख जो परिचय था वो देख लिया हमने। अब फटाफट अध्याय के अंदर, अध्याय वाले परिचय में क्या कुछ चीज़ें दी गई है, यही चीज़ें होंगी, लेकिन रचनाकाल वगैरह या इतनी रचनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और ये पाठ वाला परिचय भी देख लेते हैं। जन्म 1922 में, जैसा कि मैंने बताया, एमपी के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। और नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक क्या किया, अध्यापन कार्य करवाया। 1947 से स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जो कौन सी थी, मासिक थी। ठीक है, जैसा कि हमने विस्तार से देखा भी, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी क्या हुई, प्रशंसा हुई, सराहना हुई। 1995 में निधन हो गया। व्यंग्य लेखकों में उनका नाम क्या है, अग्रणीय टॉप में आता है। परसाई जी की कृतियों को हम देखें तो कृतियाँ देख लीजिए फटाफट, और रचनाकाल है जो मैंने आपको लिखवा ही दिया। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है, कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागपनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास हैं ये। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये क्या है, निबंध संग्रह है इनके। क्या है, निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, क्या है, व्यंग्य संग्रह है। ठीक है, भारतीय जीवन के पाखंड को, भ्रष्टाचार को, अंतर्विरोधों को, बेईमानी को आदि पर इन्होंने क्या, व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका क्या किया, निर्वाह किया, साहित्य सृजन किया है इस पर इन्होंने। उनका जो व्यंग्य लेखन है परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, यानी कि अगले के मार भी पड़नी और उसका सोच भी, उसकी मनोवृत्ति भी बदलनी, परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। केवल हंसी मजाक नहीं, इसमें आदर्श भी छुपा हुआ है। सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक पाखंड, इन पर लिखे इनके जो व्यंग्य लेख हैं वो व्यंग्य साहित्य के मानकों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। परसाई जी बोलचाल की जो आम भाषा है, सामान्य भाषा, उसका प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की जो मारक क्षमता है वो बहुत है जो बढ़ जाती है। और आज का अपना अध्याय कौन सा, प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ में क्या है वो जान लेते हैं। इस शीर्षक से लिखा है और निबंध है ये। ठीक है, और कौन सा निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, विधा जरूर ध्यान में रखना, निबंध है ये। परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो सादगी है ना, उसके साथ एक रचनाकार की जो अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि है उसका विवेचन करते हुए आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है ना, प्रदर्शनवादिता वाली, शो ऑफ करने वाली एवं अवसरवादिता पर क्या किया, व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। अब करते हैं साथियों विधिवत रूप से अपन पाठ को प्रारंभ। प्रेमचंद के फटे जूते, लिख लीजिए, विधा निबंध और व्यंग्यात्मक निबंध है ये। और इसमें जो उनकी सादगी है और जो लोग प्रदर्शन दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मज़ा भी आएगा। इत्मीनान से चीज़ों को इमेजिन करते हुए सुनिएगा, बिना किसी बोरियत के कि हमको तो पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और लाइक शेयर नहीं किया तो कर दें, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, ताकि सूचना मिलती रहे वीडियो की। प्रारंभ करते हैं साथियों। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, कौन कह रहा है, परसाई साहब कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, और क्या कर रहे हैं वो, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं साहब, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, फ़ोटो शूट पर हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है,
पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। देखिए यहीं से सवाल पूछा जा सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकती सवाल कैसे बने। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है और घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। ये पंक्ति किस अध्याय से ली गई है? तो आपको ध्यान में रखना है, प्रेमचंद के फटे जूते अध्याय से ली गई है और इसके रचनाकार है परसाई साहब। सवाल कहीं से भी बन सकता है, आपको हर एक लाइन के अंदर जगा हुआ रहना है, खोपड़ी को खुला रखना है। पाँव में कैनवस के जूते हैं। प्रेमचंद के पाँव में किसके जूते हैं साहब? कैनवस के जूते हैं। नोट कर लीजिए, इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। और जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद क्या? तो लेस कहते हैं अपन, कस्से कहते हैं, वो क्या बेतरतीब, बिल्कुल ढंग से नहीं बंधे, बिल्कुल उल्टे फुल्टे से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद जो है, जो कस्से जो हैं, लेस जो है के सिरों पर की जो लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में जो आगे टोपी सी होती है ना लोहे की लगी लेस के ऊपर, निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में क्या होती है, फिर परेशानी होती है, सही से डलते नहीं। वो लोहे की लगी हुई होती है आगे, आजकल प्लास्टिक की लगी हुई होती है आगे, थोड़ी सी कवर किया हुआ, तो आसानी से डल जाते हैं छेद के अंदर। तब जो बंद हैं वो कैसे भी कस लिए जाते हैं। आप टोपी तो छिल गई है तो अंदर घुसते नहीं, तो कैसे भी उनको बांध लेते हैं वो। दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ये कि प्रेमचंद के किस तरफ के जूते में बड़ा छेद था या बड़ा छेद हो गया। बाएं जूते में, दाहिने पाँव का तो दायां जो जूता है वो तो ठीक है, लेकिन बायां जो जूता है ना वहाँ पर छेद हो गया है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जिसमें से क्या है, अंगुली है जो बाहर निकल रही है, स्माइल कर रही है, यूँ कह सकते हैं, हेलो हाय कर रही है बाहर निकल के। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई साहब। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, देखिए व्यंग्य देखिए कि मैं सोचता हूँ, परसाई कहते मैं सोचता हूँ यार कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये ड्रेस है इतनी ज़बरदस्त, तो फिर पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। इसमें नोट करिए, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यहाँ पर इसमें जो है वो किसके लिए आया है, तो इसमें आया प्रेमचंद के लिए। ध्यान में रखिए, किसके लिए आया है? प्रेमचंद के लिए आया है साहब। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं हम, गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है साहब। कितनी मारक बात लिखी है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता है जो फट गया है। साहित्यिक पुरखे कौन? प्रेमचंद साहब की। तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली है जो बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? थोड़ी सी शर्म नहीं है, लाज नहीं है? तुम्हें संकोच नहीं हो रहा कि यार मेरा जूता फटा है, उंगली बाहर निकल, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, फ़ोटो ऐसी आ जाएगी तो फिर कैसा नजर आऊँगा मैं, बाद में लोग क्या कहेंगे। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, कि धोती को थोड़ा सा नीचे कर लेते तो उंगली ढक जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब ये कहा होगा रेडी प्लीज़, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने क्या कह दिया, थैंक यू। विचित्र है ना यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है, मजाक है। कितनी गहरी बातें लिखी हुई है साथियों। जब भी आप हिंदी साहित्य को विशेष तौर से, बाकी चीज़ों को भी महसूस कर, लेकिन विशेष तौर से हिंदी साहित्य को जब भी पढ़ें आप महसूस करके पढ़ें, एक एक चीज़ है जो आपकी खोपड़ी में छप जाएगी। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या नहीं खिंचाते। जूते नहीं थे तो खिंचाता ही नहीं। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का, अब ये अपने आप कल्पना करें कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, पत्नी ने निवेदन किया होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मना नहीं कर सकी। पत्नी ने कहा चलो खिंचाए ले आज तो। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी दुखद बात है, कितनी घटना की बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। देखिए कितनी गहरी बात कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो
मैं तुम्हारी ये फ़ोटो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य जो है मुझे एकदम रोक देता है। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो दिखावे की ज़िंदगी है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, जैसा कि आजकल लोग करते हैं। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं साहब, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने यार, जूते भी मांग लेते। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते शायद। लोग तो इत्र यानी सेंट, जो जिसे बोलते हैं सेंट, आप चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। देखो इतने अकल वाले भी लोग होते हैं बेअकल के कि सेंट छिड़क लें थोड़ा, क्या पता फ़ोटो में खुशबू आने लग जाए। अरे उनको कौन समझाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी क्या है, खुशबू देती है। खुशबू देने का मतलब है कि अगर वो ठीक ठाक बन के आता है करता है तो वो भी अच्छी लगती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है। टोपी का कितना दाम बताया गया इस पार्ट में साहब पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य निबंध के अंदर टोपी कितने आने की बताई गई है, क्या दाम बताया, तो 8 आने में मिल जाती है, 8 आना बताया गया। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या ही मिलते होंगे, 5 रुपये जूते का। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ सवाल बन सकता है। अध्याय के अंदर जो जूता है उसको किससे कीमती बताया गया, टोपी से कीमती बताया कि जूता हमेशा टोपी से क्या कीमती रहा है। अब तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है साहब। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है इम्पोर्टेंट। जब मैं तुम्हारा जूता, मैं यहाँ पर कौन है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता, मैं यहाँ पर है परसाई साहब और तुम्हारा कौन, प्रेमचंद साहब, ठीक है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, कौन, प्रेमचंद साहब, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, मेरा जूता भी यूँ अच्छा नहीं। मेरा किसका, परसाई साहब का कह रहे हैं। अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पेनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। देखिए, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। ये किस अध्याय से ली गई है पंक्ति, तो प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा कि मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन और बहुत ही प्रभावी मारक लाइन है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस अध्याय से लेके परसाई साहब के, तुम यानी प्रेमचंद के लिए। आगे देखिए, बोरियत महसूस ना कीजिए साहब। एक सुन लीजिए, कभी बहुत पहले याद की हुई थी, किसी ने लिखा था कि बड़ी मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरजू, ख्वाहिश दीदार पे सब कुछ गंवा दिया। किसी ने दी खबर कि वो आएंगे रात को, इतना किया उजाला कि घर को भी जला दिया। और शेर व शायरी, कविताएं, मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरा एक दूसरा चैनल भी है, आदि की आवाज़, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को, नया सुनने को मिलेगा वहाँ पर। पाठ में बढ़ते हैं आगे। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, यानी परसाई साहब करें। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, क्योंकि फ़ोटो तो खिंचाऊँ नहीं इस तरह से मैं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के छाप दे। कि अगर कोई मेरी जीवनी लिख रहा है, जीवनी छाप रहा है, तो सब वो बिना फ़ोटो के छाप दे, पर ऐसे फटे जूतों में, फटे कपड़ों में
माफ़ कीजिएगा, इस तरीके से मैं फ़ोटो छपाऊँ नहीं मैं, बिना फ़ोटो के छाप दे, बोले तुझे नहीं छापने तुझे तो। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान जो है ही प्रेमचंद का उपन्यास। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? जितने भी इनकी रचनाएं उनके पात्र हैं, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकती? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, कि बहुत चक्कर काटे हैं तुमने इतने बड़े कथाकार होकर भी ये स्थिति। क्या बनिए के तगादे, मतलब जल्दबाजी करना, बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। अकबर ने जब बुलाया था तो वो चक्कर था, जो यह आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए इसको। आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। किसने कहा था? कुंभन दास ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था, जो ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कि बुलाओ और फिर क्या आपको गिफ्ट देंगे, आओ। जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, कि जिनको देखने से दुख उपजता है ना, दया आती है, उनको तो दूर से ही, परे यानी दूर से ही क्या, सलाम करना चाहिए। कुंभन दास, जरूर इन दोनों पंक्तियों को लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, पूछी हुई भी है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। साहब, तुम्हारा जूता कैसे फट गया यार? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है। हर चीज पे व्यंग्य किया है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे यार, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। टीलों यानी सामने वाली परिस्थितियों से भी समझौता हो सकता है, तुम हमेशा भिड़ते रहे। ये व्यंग्य के रूप में कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सभी नदियाँ पहाड़ तोड़े ही सभी जो नदियाँ हैं वो पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? कि तुम नियम धर्म के बिल्कुल पक्के थे क्या, रूल के, बस मैं अपने जो मानक है मेरे जीवन के उसी के अनुसार चलूँगा। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो तो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। इंपॉर्टेंट लाइन है साहब, नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। पंक्ति किस अध्याय से ली गई है? प्रेमचंद के फटे जूते निबंध से ली गई, जिसके रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। वसुधा पत्रिका निकालते थे जबलपुर से, और मासिक पत्रिका थी। ध्यान में रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ के नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। कि जिस आदमी को तुम गलत समझते हो, हम इशारा करते हैं यार वो आदमी खराब, वो हाथ कि तुम जिसे घृणित समझते हो उसको हाथ की उंगली से भी इशारा नहीं कर रहे हो, पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जीवन दर्शन की पंक्तियाँ आप समझो तो, कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार रखकर, बिल्कुल एज इट इज रखकर है, जैसे रखकर बाजू से पास से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे, जीवन में यापन सर्वाइव कैसे करोगे आगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो साथियों, ये था अपना अध्याय, और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं आगे कठिन
शब्दों की, इसके अंदर जो भी मुहावरे आए हैं उनको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। महादेवी वर्मा, यहाँ सवाल पूछा गया पहले भी साहब, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और लिख भी लीजिए। महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ इसी प्रकार चित्रण किया। तो पूछा जाएगा महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में क्या पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वर्णन किया है। राजेंद्र बाबू क्या है, संस्मरण है, और महादेवी वर्मा कृत है। ठीक है। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद वाले पहले अध्याय में 2 बेलों की कथा के अंदर मैंने आपको प्रेमचंद से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, जीवनियाँ, कहानी, उपन्यास, रचनाकाल सहित बताया था, तो आपको याद है। अमृत राय के द्वारा लिखी गई है प्रेमचंद की जीवनी, क्या नाम है, प्रेमचंद कलम का सिपाही। और NCERT द्वारा निर्मित फिल्म नर्मदा पुत्र हरिशंकर परसाई, ये भी आप फिल्म बनी हुई है। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया, इनको क्या नर्मदा पुत्र नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कौन, परसाई साहब। कठिन शब्द देख लेते हैं शब्द संपदा में। उपहास यानी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। ठीक है। आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। क्लेश यानी दुख। तकादा यानी तकाजा या जल्दीबाजी की, जैसे कि मान लो किसी को पैसे दिए, यार जल्दी पैसे देना, कब देगा तू, तो ये तकाजा करना। पनैया यानी देशी जूतियाँ, जरूर याद में रखिएगा, पनैया यानी देशी जूतियाँ। बिसरना यानी भूल जाना। नेम यानी नियम। धर्म यानी कर्तव्य। बंद यानी फीता, जो मैंने बताया आपको। बेतरतीब यानी अव्यवस्थित। ठाठ यानी शान। बरकरार यानी बचाकर। अब ये भी देख लीजिए, कुम्भन दास जैसे कि बीच में पंक्तियाँ आई थी, वो इंपॉर्टेंट है। कुम्भन दास कौन थे, ये भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। देखिए इसीलिए मैंने बोला हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट लगभग तैयार हो जाएगा, आपका बेसिक नींव मजबूत हो जाएगी। ये भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति जो शाखा थे उसके कवि थे, तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टचाप के कवियों में से एक थे। इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य था, उनके शिष्य थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे, और इसी संदर्भ में वो पंक्तियाँ हैं जो कही गई है। तो जय हिंद साथियों, ये हो गया अपना पाठ कंप्लीट। एक इम्पोर्टेंट सूचना और दे दूं आपको, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि कक्षा 11 और 12 के अंदर जो हिंदी साहित्य का इतिहास चलता है, जो पुस्तक चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो मैं सोच रहा हूँ कि आज से प्रारंभ कर दूँ उसको। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, जो भी लिखना होगा, जो भी आपको नोट करना होगा वो मैं बता दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा उन पंक्तियों को, तो आप नोट करते जाना। एक एक चीज़ है जो, मतलब उसको पढ़ने का मतलब ये है कि आपका हिंदी साहित्य की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है, और लगभग सवाल वहाँ से पूछे जाते रहे हैं, लगभग सवाल वहाँ से मिल जाएंगे आपको, वो आपका मजबूत हो जाएगा सारा का सारा, और मेरे साथ साथ वो किताब पढ़ भी लोगे आप। यह हो गया मामला। अब पुनः अनुरोध, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, यही मुझे चाहिए आपसे और कुछ नहीं। शेयर कर दें, फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस ज़रूर लगाएं, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, इधर कोने में लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें, मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को श्रेष्ठ बनाने का। पुनः जय हिंद, फिर मिलता हूँ।